अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। हम अपना सामान समेट कर बुलंदी से थोड़ा नीचे उतरे। दरख्तों के झुंड के दरमियान हम रात गुजरने की जगह बनाने लगे। गो उतरे तो हम जुनूब की तरफ से थे, लेकिन रात गुजरने की मुनासिब जगह हमें शुमाल की जाने मिली थी। जगह बनाकर मैं आई काम से छेड़खानी करने लगा। मुख्तलिफ चैनल तब्दील करके मैं दुश्मन की बात सुनने की कोशिश करने लगा। एक चैनल पर रोशन खान की मध्यम आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वो जिस आदमी से बात कर रहा था उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। रोज़मर्रा की चंद बातें करने के बाद उसकी आवाज़ भी गायब हो गई। एक दो चैनल पर कोई आम आदमी एक दूसरे से गुफ्तगू करते नजर है। चूँकि मोबाइल फ़ोन इस इलाके में काम नहीं करता, इसलिए आम लोग भी यही काम को राब्ते के ज़रिए के तौर पर काम में लाते हैं। गो इसकी रेंज इतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन चंद किलोमीटर के फासले पर बात हो जाना भी गनीमत ही होता है कि पहाड़ी इलाके में तो चंद किलोमीटर का फासला तय करना मुश्किल हो जाता है। मैं ज़्यादा देर इस शुगल को जारी ना रख सका। यूँ भी खामखाई काम की बैटरी को इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं था। रात को हम आग जलाए रखी थी। अगले दिन 11:30 बजे के करीब हम दोबारा बुलंदी के सफ़र पर रवाना हुए। वापसी के लिए हमने वही रास्ता इस्तेमाल किया जिससे नीचे उतरे थे। अपनी जगह पर पहुंचने ही वाले थे कि शू की आवाज़ के साथ एक गोली मेरे काफ़ी करीब से गुजरती हुई हमारे अकब में मौजूद चट्टान से टकराई। मैंने लड़ने में देर नहीं लगाई थी। गोली के पत्थर से टकराने की आवाज़ सरदार भी सुन चुका था। वो भी फ़ौरन ज़मीन बोस हो गया। बाल बाल बचे हैं राजा साहब। सरदार इत्मीनान भरा सांस लेते हुए बोला, यकीनन ज़्यादा फासले की वजह से निशाना ख़ता हो गया है। नहीं, सरदार ने नफ़ी में सर हिलाया। वो बेवकूफ़ बेसब्री का मुजाहरा कर गया है। अगर वो हमारे रुकने का इंतज़ार कर लेता तो शायद कामयाब हो जाता। रेंग कर पत्थर की आड़ लेते हुए मैंने बेराटेम 107 की टेलीस्कोप साइट के डस्ट कवर उतारे और ज़ख़ीरा टॉप का जायज़ा लेने लगा। यकीनन अपने साथी के सर की बाएं जानब लगी हुई गोली की वजह से उन्हें मालूम हो गया था कि उन पर किस जानब से फायर किया गया है। हम बेखबरी में मार खा गए होते, लेकिन फासले के ज़्यादा होने और हमें हरकत के दौरान निशाना बनाने की बेवकूफ़ी की वजह से वो कामयाब नहीं हो पाया था। क्योंकि हरकती हदफ को निशाना बनाना नामुमकिन नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़रूर है। सूरज करीबन हमारी पोस्ट पर चमक रहा था। हवा बिल्कुल थमी हुई थी। जल्द ही मुझे टेलीस्कोप साइट के शीशे की चमक दिखाई दे गई थी। मुखालिफ सने पर करीबन छत से चिमटा हुआ था, लेकिन उसके टेलीस्कोप साइट का शीशा अपनी चमक की वजह से वाज़े नज़र आ रहा था। उसी वक्त एक और गोली हमारे सामने बड़े पत्थर की जड़ में लगी। मेरी राइफल की टेलीस्कोप साइट पर अभी तक गुज़श्ता कल वाली एलिवेशन और डिफ्लेक्शन लगी थी। कल चूँकि काफ़ी हवा चल रही थी, इसलिए मैंने डिफ्लेक्शन नाप को विंड चार्ट की रीडिंग के मुताबिक घुमा दिया था। आज हवा साकन थी। मैंने फ़ौरन डिफ्लेक्शन नाप को घुमाकर सिफर रीडिंग पर लगाया और दुश्मन की टेलीस्कोप साइट के हादसे पर शिस्त बांध ली। क्योंकि टेलीस्कोप की आई गिलास पर लाजमन स्नाइपर की आंख ने होना था। सांस रोकते हुए मैंने ट्रिगर दबा दिया। सरदार ने आंखों से दूरबीन लगाई हुई थी। गोली की ठक होते ही उसने कहा, लें जी राजा साहब, मिशन मुकम्मल। दूसरा स्नाइपर भी जान से गया। उस गरीब को पता होता कि इजराइल सानी का शागिर्द इजराइल सालस मुकाबले में है तो यकीनन टक्कर ना लेता। मुझे उसकी बात पर हंसी छूट गई थी। मैं सही कह रहा हूँ यार। टेलीस्कोप साइड के हादसे से गोली गुजरना शायद उस्ताद उम्र दराज के लिए भी मुमकिन ना हो। नहीं, मैंने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। उस्ताद जी का फायर मुझसे कई गुना बेहतर है। चलो ई बुला को तो खुशखबरी सुना दें। उसने आई का मान किया और मतलूबा चैनल के लिए बटन दबाया। अभी तक वो मतलूबा चैनल तक नहीं पहुंचा था कि एक चैनल पर रोशन खान की मनहूस आवाज़ सुनाई देने लगी। उसकी साफ और वाज़ेह आवाज़ सुनते ही मैंने फ़ौरन कहा, सरदार ठहरो, इसकी बात सुनने दो। ई बुला को बाद में भी इतला दी जा सकती है। वो बटन दबा चुका था। मेरी बात पर दोबारा रोशन खान वाला चैनल लगा दिया। आज किसी की गलती माफ़ नहीं होगी, इसलिए एहतियात से काम लेना। वो दोनों दिन की रोशनी में कहीं हरकत नहीं कर सकते। हम तैयार हैं कमांडर। हम भी।
मुख्तलिफ आदमी वक्फे वक्फे से अपने तैयार होने का ऐलान करते गए। सरदार, तुमने वही सुना जो मुझे सुनाई दिया। मैंने धड़कते दिल के साथ सरदार की तरफ देखा। मेरी बात का जवाब दिए बगैर उसने दूरबीन आंखों से लगाई और विचानरे के दामन में फैले दरख्तों की तरफ गौर से देखने लगा। अब होशियारी से ऊपर की तरफ बढ़ो और ख़ुद को हत्तल वसी छुपा कर रखो। उन दोनों में से कम एक ऐसा ज़रूर है जिसका निशाना बेदाग है। अभी अभी मुझे ज़खीरा टाप से खबर मिली है कि मुर्शिद को आंख में गोली लगी है। राजा साहब, मरने से पहले कौन सी दुआ पढ़ी जाती है? दूरबीन आंखों से हटाते हुए सरदार ने संजीदगी से पूछा। मैंने सर खुजाते हुए जवाब दिया, मुसलमान तो कलमा शहादत पढ़ते हैं। तो पढ़ लो भाई, रात के अंधेरे में तो निकल गए थे, अब वो यकीनन नहीं छोड़ेंगे। इतनी भी जल्दी क्या है? पहले उन्हें तो याद करा लें कलमा शहादत है। मैं इतनी आसानी से हार मानने के लिए तैयार नहीं था। ये बताओ तुम्हारे पास कितनी गोलियां हैं? कलाशनकोफ की 3 मैगजीनें भरी हुई हैं और 30 बोर की भी शायद 30 गोलियां मौजूद होंगी। काफ़ी हैं। ड्रैगनेव के भी करीबन 90 राउंड मौजूद हैं। 30 गोलियां बेरट M107 की हैं। गलाक की भी 60 से ज़्यादा गोलियां मौजूद हैं। उनकी तादाद भी तो देखो। सरदार ने परेशानी भरे लहजे में कहा था। वो गहराई में भी तो हैं। तुम यूँ करो कि ड्रैगनेव साथ ले जाओ और अकबी जाने मोर्चा लगाओ। मैं यहीं से संभालता हूँ। आई काम पर चैनल 5 पर बात होगी और याद रहे एक गोली ज़ाय न हो। यह सबात है। जिंदा दिल पठान मज़ाई अंदाज में कहते हुए खड़ा हो गया। वो उन आदमियों में से था जिनके दिल में मरने का बस इतना ही खौफ होता है जितना किसी को कांटा चुभने का। मैंने टेलीस्कोप साइट पर लगी एलिवेशन में मुनासिब तब्दीली की और गहराई में देखने लगा। जल्द ही दरख्तों के एक झुंड से निकलकर 2 आदमी दबे कदमों ऊपर की जानिब बढ़ते नजर आए। वो चूँकि सामने की तरफ बढ़ते आ रहे थे, इसलिए मुझे हरकती हदफ के लिए ली जाने वाली लीड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ट्रैगर दबाते ही ठक की आवाज़ के साथ दाएं जाने वाला आदमी उछलकर पीछे गिरा था। बेरट की ताकतवर गोली ने उसे किसी ताकतवर आदमी के धक्के की तरह पीछे उछाल दिया था। उसका साथी एक लम्हे के लिए हैरान रह गया था। बगैर गोली का धमाके हुए उसका साथी गिरा था और उसकी यह हैरानी मेरे लिए गनीमत साबित हुई थी। सरवत से राइफल काक करते हुए मैंने उसकी खोपड़ी में भी गोली दाग दी थी। अपने साथी के पीछे गिरने की वजह से वो उसकी जानब रुक करके खड़ा था। मेरी जानब उसकी पुश्त थी। खोपड़ी के एक भी हिस्से पर लगने वाली गोली से वो ऊँधे मुँह अपने साथी पर गिर गया था। शेर खान और रज़ा को गोली लग गई है कमांडर। मेरे सामने आन पड़े आई काम से किसी ने रोशन खान को पुकार कर कहा था। बताया था इतिहास से चलो। जवाबन रोशन खान गुस्से से चिल्लाया। अचानक मुझे ख्याल आया कि ई बुला को तो इतला कर दें ताकि मेजर औरंगजेब खटक तक हमारे मुहसरे में फंसने की खबर तो पहुंच जाए, या मरने से पहले कम अज़ कम उन्हें दूसरे स्नाइपर के मरने की इतला ही पहुंचा दें। मैंने फ़ौरन मतलूबा चैनल लगाकर ई बुला को कॉल करना शुरू कर दिया। SS फॉर ई बुलाक ओवर। फ़ौरन जवाब आया। ई बुलाक सेंड योर मैसेज ओवर। अल्फ़ा को बता दो कि ज़ख़ीरा पर मौजूद दूसरा स्नाइपर भी जहन्नम वासल कर दिया है, लेकिन इसके साथ हम खुद दहशत गर्दों के नरगे में आ गए हैं। विचानरे को 50-60 आदमियों ने घेरे में लिया हुआ है ओवर। अगले 2 मिनट में पैगाम पहुंच जाएगा ओवर। शुक्रिया ओवर एंड ऑल। कहकर मैंने एक बार फिर चैनल 5 लगाकर सरदार की खबर ली। उसकी जानब से मुझे ड्रैगनेव की गोली चलने की आवाज़ आई थी। एक दुश्मन कम हो गया है। सरदार की इत्मीनान भरी आवाज़ आई थी। एक नहीं 3 खान साहब। जानता हूँ, उसने मुझे चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा और मैंने फ़ौरन रोशन खान वाला चैनल लगा दिया। इसके साथ ही टेलीस्कोप साइट में सामने फैले दरख्तों का जायज़ा लेने लगा। एक और बात भी हमारे फ़ायदे में जाती थी कि विचानरे टॉप के चारों तरफ तकरीबन 150 मीटर के इलाके में दरख्त मौजूद नहीं थे। यूँ कम अज़ कम वो छुप कर हम तक नहीं पहुँच सकते थे। नीचे एक दरख्त के तने के साथ मुझे सफ़ेद लिबास की झलक नजर आई। मैंने अपने शेष उसी पर मरकूज़ कर दिया। वो अपना सर बाहर निकाल कर झांकता और फिर सर छुपा लेता। मेरे देखने के बाद भी उसने 2 दफ़ा इसी तरह सर बाहर निकाल कर देखा। तीसरी बार भी उसने सर बाहर निकाल लिया, लेकिन बेरट की जालिम गोली ने उसे सर वापस ले जाने का मौका नहीं दिया था। उसी वक्त 2-3 कलाशनकोफें मुसलसल गरजने लगीं।
लेकिन अभी तक मैं कलाशनकोव की रेंज से दूर था। रोशन खान सेट पर अपने आदमियों को फायर न करने का हुक्म दे रहा था। रोशन खान, क्या हाल है? मैंने उसे गुस्सा दिलाने के लिए पुकारा। कौन है? फ़ौरन उसका जवाब मौसूल हुआ था। रोशन खान, मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ कि मैं तेरी दोनों आँखों के दरमियान में गोली मारूंगा। बस कोशिश ये करना कि जनानियों की तरह सबसे पीछे छुपे न रहना। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि खुद को हमारे हवाले कर दो, वरना इस वक्त तुम्हें 50 आदमियों ने घेरे में लिया हुआ है। उनमें मरने वाले 4 शामिल हैं, या वो कम करके बता रहे हो? मैंने उसे सुलगाने की कामयाब कोशिश की। तुम? वो गालियाँ बकने लगा। उसकी लघवियात ख़त्म होते ही मैंने कहा, रोशन खान, तुम्हारे पास थोड़ा वक्त मौजूद है। बेहतर होगा कि अपनी वसीयत लिख ले। कम अज़ कम अपनी होने वाली बीवा को ही वसीयत करता जा कि वो तुम्हारे बाद किससे शादी करे। तुम देखना मैं तेरे साथ करता क्या हूँ। उसने एक बार फिर बकवास शुरू कर दी थी, और यही मैं चाहता था कि उसे इतना गुस्सा दिला दूँ कि वो कुछ बेहतर सोचने के काबिल न रहे। दरख्तों की आड़ लेकर तेज़ी से ऊपर चढ़ो। 2 आदमी कितनों को रोकेंगे? उसने फ़ौरन अपने आदमियों को हुक्म दिया। कमांडर का हुक्म मिलते ही उनकी हरकत में तेज़ी आ गई थी। इसके साथ ही मुझे और सरदार को भी गोली चलाने के लिए ज़्यादा मौके मिलने लगे थे। मैंने मज़ीद 5 बार ट्रिगर दबाया और मेरी एक गोली भी ज़ाय नहीं गई थी। सरदार की जानब से भी मुझे 6-7 फायर सुनाई दे चुके थे। इस जानब पेशकदमी में कमी आते देखकर मैंने बेरट उठाई और झुके झुके अंदाज में उस जगह से 15-20 गज मगरब की जानब लेट गया। वहाँ से मुझे पत्थर के पीछे छुपा सरदार भी नजर आ रहा था। अचानक एक साथ कई कलाशनकोफें गरजने लगीं। शायद वो तेज़ फायर करके हमें मरऊब करना चाह रहे थे। सरदार, मशरक़ की जानब को भी संभालो। आई काम के बगैर बताना मुझे आसान लगा था। सरदार, ठीक है, कहकर झुके झुके अंदाज में वहाँ से दूर हटने लगा। 2 मिनट बाद मेरे कानों में उसकी आवाज़ पड़ी। वो विचानरे की बुलंद तरीन जगह से मुझे आवाज़ दे रहा था, राजे, यहाँ आ जाओ यार, वहाँ हम बिल्कुल खुले में हो जाएंगे। तुम आओ तो सही। वो मिसर हुआ और मैं राइफल उठाकर झुके झुके अंदाज में चलता हुआ उसके करीब पहुँच गया। ऊपर जाते ही मैं खुशी से उछल पड़ा था। लगता था किसी ने लाइट मशीन गन का मोर्चा बनाने के लिए खुदाई की है, क्योंकि वहाँ अंग्रेजी के हरूफ वी की सूरत में ज़मीन खुदी हुई थी। बेवकूफ़ों के सींग तो नहीं होते ना। मैंने उस गड्ढे में उतरते हुए खुद को कोसा। फिर भी कहते हो पठानों में जैन नहीं होते। सरदार ने फ़ख्र से छाती चौड़ी की। इस जगह से हम चारों तरफ देखभाल कर सकते थे। मेरा ख्याल है ड्रिग ने मेरे हवाले करो और तुम कलाशनकोव से फायर करो। क्या बेरेट का एमुनेशन ख़त्म हो चुका है? ये पूछते हुए उसने ड्रिग ने मेरी जानब बढ़ा दी थी। नहीं, लेकिन अब वो नज़दीक पहुंच गए हैं और अब ऑटोमेटिक हथियार ज़्यादा मुफीद रहेगा। मैंने बेराटेम 107 को गड्ढे की दीवार के साथ खड़ा कर दिया। मेरा रुख शुमाल की जानिब था और सरदार का जुनूब की तरफ। हम दोनों अपने सामने और दाएं बाएं नज़र रखे हुए थे। इस तरह कि हम दोनों की गर्दनें मुसलसल गर्दिश में थीं। रोशन पार्टी से लड़ाई शुरू हुए घंटे से ज़्यादा वक्त बीत गया था। मैंने घड़ी देखी, 2:30 बज चुके थे। उन्हें हमारी पोजीशन भी नज़र आ गई थी। अब पेशकदमी करते हुए वो बहुत एहतियात का मुजाहरा कर रहे थे। सरदार ने एक गोली फायर की और इसके साथ ही ऐलान किया, गोली ज़ाय हो गई। दरख्तों के झुंड से निकलकर एक आदमी ने दौड़कर अगले झुंड के करीब जाना चाहा। ट्रैकर दबाते ही मैंने कहा, गोली ज़ाय नहीं हुई। सरदार ने पूछा, ताना दे रहे हो? मैं हंसा। हथियार बरदार पठान को ताना देना बेवकूफ़ी ही कहलाएगा। अच्छा ये लो। उसने मुसलसल 3 गोलियां फायर करते हुए कहा। तीनों ही ज़ाय चली गईं। खान साहब, एक एक करके ज़ाय करो। 3-3 गोलियां ज़ाय करने का वक्त अभी दूर पड़ा है। यह कहते हुए मैं आई काम का चैनल तब्दील करने लगा कि काफ़ी देर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। जल्द ही रोशन खान की मनहूस आवाज़ मेरे कानों में पड़ गई। जो ही दरख्तों के आखिरी लाइन तक तमाम आदमी पहुँचते हैं, मुझे इतला दो। हम मशरक़ की जानब से दरख्तों की आखिरी हद तक पहुँच गए हैं। एक भारी आवाज़ ने अपनी कामयाबी की इतला दी। हम मगरब की जानब से भी बस पहुँचने ही वाले हैं। एक दूसरी आवाज़ उभरी। रोशन खान ने पूछा, बरमन खान, तुम्हारे आदमी कितनी दूर हैं? बरमन खान ने जवाब दिया, हम दरख्तों की लाइन से 100 गज दूर होंगे। हमारे काफ़ी आदमी ज़ाय हो चुके हैं
یقیناً وہ شمال کی جانب موجود تھا اور اسی جانب کافی آدمی میری گولیوں کا شکار ہوئے تھے۔ گویا وہ خود جنوب کی جانب موجود تھا۔ تم اس جانب کو سنبھالو۔ میں نے سردار کے حوالے شمال کی سمت کیا اور خود جنوبی طرف ہو گیا۔ اس جانب پتھر زیادہ تھے، اس وجہ سے انہیں درختوں کے ساتھ پتھروں کی آڑ بھی دستیاب تھی۔ مشرقی جانب سے ایک دم 6-7 کلاشن کوفیں گرجیں۔ گولیوں کی بچھاڑ اس مورچے کے دائیں بائیں سے ٹکرانے لگی۔ ہم اپنی جگہ پر دبے گئے تھے۔ سردار نے اپنی کلاشن کوف کی بیرل اس جانب موڑ کر 4-5 گولیاں فائر کر دیں۔ ہم بالکل بھی فائر نہ کرتے تو وہ دلیر ہو کر ہم پر چڑھ دوڑتے۔ ہمیں سب سے زیادہ سہولت بلندی کی وجہ سے تھی۔ ہموار زمین پر ہم انہیں اتنی دیر نہیں روک سکتے تھے۔ اب بھی ہماری پوری کوشش یہی تھی کہ وہ اپنے نقصان کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت تھی کہ رات کے وقت ان کی یلغار کو روکنا ناممکن ہو جاتا۔ وہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر آسانی سے نزدیک پہنچ سکتے تھے، بلکہ 30-35 گز دور سے ہینڈ گرنیڈ پھینک کر وہ آسانی سے ہمیں شہادت کے مرتبے پر فائز کر سکتے تھے۔ فائر کے تھمتے ہی میں نے ایک دم سامنے دیکھا، 2 آدمی دوڑ کر ایک پتھر کی آڑ سے نکل کر دوسرے پتھر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ان میں صرف ایک ہی کامیاب ہو پایا تھا، دوسرے کو ڈریگنیو کی گولی نے اتنی مہلت نہیں دی تھی۔ اپنے ساتھی کو پشت کے بل گرتے دیکھ کر وہ فوراً اپنی جگہ پر دبے گیا تھا۔ نیچے لیٹتے اس نے اپنے کلاشن کوف کی بیرت کا رخ ہمارے مورچے کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا، اور جب تک میگزین خالی نہیں ہو گئی اس نے ٹریگر دبائے رکھا تھا۔ ایک چیختی ہوئی غصیلی آواز نے اسے فائر کرنے سے منع کیا تھا۔ وہ آواز روشن خان کی تھی، وہ کافی نیچے سے آواز دے رہا تھا۔ میں نے ای کام کا بٹن دبا کر کہا، روشن خان کیوں عورتوں کی طرح چلا رہے ہو؟ میں تمہیں کتے کی موت ماروں گا۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے وہی تباہی بکنے لگا۔ خان صاحب سن لیا، بس پٹھانوں میں اتنی برداشت ہوتی ہے۔ میں نے سردار کو روشن خان کی بکواس کی طرح متوجہ کیا۔ اس نے فوراً کہا، سارے پٹھان ایک جیسے نہیں ہوتے، یہ کتے کا۔ اس سے آگے اس نے بھی ناقابل اشاعت الفاظ منہ سے نکالنا شروع کر دیا۔ میں کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ خان صاحب یقیناً سارے پٹھان ایک جیسے نہیں ہوتے، میں نے طنزیہ انداز میں کہا، تم سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ سردار ناراضی بھرے لہجے میں کہہ کر مسلسل فائر کرنے لگا، کوئی نشانہ بھی سادہ ہوا ہے یا خالی ٹک ٹک سن کر خوش ہو رہے ہو؟ اسے 7-8 گولیاں ضائع کرتے دیکھ کر میں پوچھے بنا نہیں رہ سکا۔ 2 آدمی درختوں کی حد سے آگے بڑھنے کی کوشش میں تھے، ایک کو زخمی کر دیا ہے، دوسرا اسی جگہ دبے گیا۔ درختوں کی حد کے پاس آ کر تمام پارٹیاں رک گئی تھیں۔ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش میں 3 بندے ہر حد سے گزر کر اپنے مالک کے حضور پہنچ گئے۔ اس کے بعد وہ وہیں سے اکا دکا فائر کرنے لگے۔ کبھی کبھی وہ ایک دم تیز فائر کھول دیتے اور اس سے فائدہ اٹھا کر کوئی نہ کوئی چند قدم آگے آ جاتا۔ اسی طرح کے طوفانی فائر میں ایک پتھر اڑتا ہوا سردار کے سر سے ٹکرایا اور اس کا خون بہنے لگا۔ میں نے فوراً اپنا مفلر اس کے زخم پر کس کر لپیٹ دیا تھا۔ وقت آگے سرکتا جا رہا تھا۔ گھڑی پر نگاہ دوڑانے پر ہند سے 5 بجنے کا اعلان کرتے نظر آئے۔ میں نے کہا، 5 بج چکے ہیں اور 6:30 سورج غروب ہوتا ہے، یقیناً اس کے بعد ہم ان کے ہاتھ میں ہوں گے۔ سردار اعظم سے بولا، وہ مجھے زندہ تو نہیں پکڑ سکتے۔ میں نے افسردگی سے کہا، تو کیا بعد میں بھی انہوں نے ہمیں ہلاک ہی تو کرنا ہے؟ ہاں، لیکن زندہ ان کے ہاتھ لگنے کا مطلب ہے مرنے سے پہلے دردناک اذیتیں جھیلنا ہے۔ صحیح کہا، میں نے تائیدی انداز میں کہا، یار راجا، میں مرنے سے پہلے ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے مزاحیہ انداز میں کہا، یہی نہ کہ تم مرنا نہیں چاہتے؟ نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے لیزونا چنارے سے زیادہ پیاری لگتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کا گویا اہم راز منکشف کیا۔ میں نے پھیکے لہجے میں کہا، اب یہ بات بتانے کا کیا فائدہ؟ نہ تو میں چنارے بہن کو شکایت لگا کر تمہاری پٹائی کرا سکتا ہوں اور نہ لیزونا کو یہ خوشخبری سنا سکتا ہوں۔ میں بہت پچھتا رہا ہوں۔ میرے مزاح پر توجہ دیے بغیر اس نے حسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی وقت کلاشن کو مخصوص آواز میں گرجنے لگی تھی، لیکن اس کی تڑتڑاہٹ بھی سردار کی بات کی طرح میرے کانوں تک پہنچنے سے نہیں روک سکی تھی۔ میں نے جھڑکنے کے انداز میں پوچھا، کیا محبت کر کے پچھتا رہے ہو؟ راجے وہ مسلمان ہونے پر تیار ہو گئی تھی، اسے میری دوسری بیوی بننے پر بھی اعتراض نہیں تھا۔
लेकिन मैंने सख्ती से मना कर दिया और वो इसरार किए बगैर चुप हो गई थी। उसके तय मैं उससे मोहब्बत नहीं करता था, और सच कहूँ तो मुझे भी उस वक्त यही लगता था। तुम बाद में भी तो उससे रब्ता कर सकते थे। मैंने घर आते ही उसका फ़ोन नंबर जला दिया था, क्योंकि मैं उसे भुलाना चाहता था। ये कहते ही उसने 2-3 बरस्ट फायर किए। तीसरे बरस्ट के खात्मे पर ट्रंच की आवाज़ ने मैगज़ीन के खाली होने का ऐलान किया, और वह दूसरी मैगज़ीन चढ़ाने लगा। उसने शायद अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए आधी के करीब मैगज़ीन यूं ही फूंक दी थी। मतलब तुमने उसे राब्ते का रास्ता ही बंद कर दिया। तकरीबन ऐसा ही समझो। मैं मुस्तफसर हुआ। तकरीबन का क्या मतलब है? उसने जो पता बताया था वो मुझे याद है। अमेरिका से वापसी के 2 माह बाद मैं उसके पास जाने के लिए सख्त बेताब हो गया था, लेकिन अफसोस के गुर्बत ने इसकी इजाज़त ना दी। यानी तुम्हारे पास जापान जाने का किराया ही मौजूद नहीं था। हाँ, सरदार ने इतराफ़ करने में ज़रा भी झिझक महसूस नहीं की थी। तो मुझसे मांग लेते। क्या कहता है कि मुझे अपनी महबूबा के पास जाना है, जापान का किराया दे दो। उसने गमज़दा हंसी से कहा। दोस्त से मदद मांगते वक्त अपना मसला नहीं बताया जाता। इस हालत में भी उसे मतून किए बिना नहीं रह सका था। अब इस वक्त तो मेरे पछतावों में इजाफा न करो। सरदार, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें 2 औरतों की मोहब्बत हासिल रही है। मुझे देखो 3 औरतों की मक्कारियाँ भुगत चुका हूँ। ये तीसरी कौन सी है? वो गोलियों की बौछार से बचने के लिए नीचे दबका। रोमाना, तुम्हें अगर वो कश्मीरी चरवाहन याद हो तो? मैंने भी अपना सर नीचे करते हुए जवाब दिया। कुछ कहने से पहले उसने कलाशनकोव की बैरल दुश्मन की जानब करके एक लंबा ब्रस्ट फायर किया, और इसके साथ ही बैरल को नीम दायरे में घुमा दिया था। मैंने भी ड्रिगरम की नाल बहर करके 6-7 मरतबा मुसलसल ट्रैगर दबा दिया। हम नहीं चाहते थे कि तेज़ फायरिंग की आड़ में वो हमारे करीब पहुंच जाएं, लेकिन इस तरह हम उन्हें ज़्यादा देर नहीं रोक सकते थे। तलुए आफ्ताब में घंटा एक रह गया था। इसी तरह हमारे पास इमुनेशन भी ज़्यादा नहीं था। खासकर ऐसी हालत में कलाशनकोव जैसे ऑटोमेटिक हथियार की ज़रूरत पड़ती है। अचानक मेरे कानों में एक मखसूस गन के फायर की आवाज़ आई। सरदार, उनके पास LMG कहाँ से आ गई? मेरे दिल की धड़कन एकदम तेज़ हो गई थी। सरदार ने मुंह बनाया। इस इलाके में रॉकेट लॉन्चर 12.7 mm और मर्डर तक दस्तियाब हैं। तुम LMG का रोना रो रहे हो। उस वक्त कई कलाशनकोव हैं एकदम गरजने लगी। मुझे महसूस हुआ गोलियों का रुख किसी और जानब है। हम दोनों एकदम सर उठाकर देखने लगे। राजे, गलती हो गई। मुझे एरिज़ोना वाला राज नहीं खोलना चाहिए था। सरदार की आवाज़ में मुझे ज़िंदगी की रौनक नजर आ रही थी। क्या हो गया? मैंने बेसब्री से पूछते हुए पीछे मुड़कर उसके करीब हुआ। उसके कुछ कहने से पहले मुझे शुमाल की जानिब विचानराय के दामन में 5-6 डबल कैबन टोयोटा नजर आई। चाको चौबंद फौजी दस्ता हमारी मदद को पहुंच गया था। वो QRF थी। अब ये भागेंगे सरदार। मैं जल्दी से अपनी जगह पर हो गया। वो QRF के जवानों से फायर का तबादला कर रहे थे। गो उन्हें बुलंदी का फ़ायदा हासिल था, लेकिन इसके साथ ये मसला भी मौजूद था कि उनके अक़ब में भी पाक आर्मी के जवान मौजूद थे, और कोई भी आदमी एक तरफ से आड़ हासिल कर सकता। दोनों जगह आड़ का दस्तयाब होना काफ़ी मुश्किल होता है। सरदार मुसलसल फायर कर रहा था। 6-7 गोलियां फायर करते ही वो मुझे मुखातिब हुआ। राजा साहब, अगर ड्रैगनें मिल जाती तो क्या ही बात थी। ये लो। ड्रैगनें उसके हवाले करते हुए मैंने दोबारा बेरेट उठा लिया, क्योंकि अब वो दोबारा पीछे भाग रहे थे, और बेरेट की 10-11 गोलियां अब तक मौजूद थीं। थैले से गोलियों का पैकेट निकाल कर मैंने बेरेट की मैगज़ीन भरी और दोबारा पोजीशन संभाल लिया। हमारी तरफ से फायर न होता देखकर 2 आदमी भागते हुए नीचे की तरफ जा रहे थे। एक को दुनियावी फिक्रों से आज़ाद करके मैंने दोबारा राइफल कॉक किया। इस दौरान दूसरा एक पत्थर के पीछे लेट गया था। मैंने आई काम पर चैनल 9 लगाया कि हमारा रब्ता हमेशा इसी चैनल पर होता था। गो इसके बाद गुफ्तगू के लिए हम चैनल तब्दील कर लिया करते थे। SS फॉर 1 अल्फ़ा ओवर। मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि औरंगज़ेब साहब वहाँ आया होगा, लेकिन इतना यकीन था कि जो भी वहाँ आया होगा उसे औरंगज़ेब साहब ने लाजमन चैनल और मेरा कोड का नाम बता दिया होगा। 1 अल्फ़ा फॉर SS, सेंड योर मैसेज ओवर। मेजर औरंगज़ेब की इत्मीनान भरी आवाज़ सुनकर मुझे खुशगवार हैरानी हुई थी। शुक्रिया सर, फ़िलहाल मैं भगोड़ों से निबट लूँ।
اوور اینڈ آل میں نے چونکہ اس تک اپنی خرید پہنچانی تھی اس لیے لمبی بات کرنے سے گریز کرتے ہوئے میں نے سردار کو کہا، سردار اپنے آئی کام پر چینل 9 لگا دو، میں ذرا روشن خان کے اسٹیشن پر کوئی کام کی بات سن لوں۔ اس نے مزاحیہ انداز میں کہا، راجر باس